इस बार भी पिताजी की फसल क्या जबरदस्त आई है। चलो फसल को निकालते ही मैं आधी फसल चुराकर बेच दूंगा और फिर साल भर तक मैं आराम से उन पैसों से मौज मस्ती करूंगा। ये है भोला, जो अपने ही पिता के खेत की फसल पर गंदी नजर डाल रहा था। तभी भोला इसी गांव में अपनी बड़ी सी हवेली के बाहर आता है, जहां उसके पिता के दो बैल झुमरू और चिंटू थे, जो सालों से भोला के पिता के पास हैं। एक बात सुन लो बेटा, तुम दोनों, इस बार अगर तुम दोनों मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारी हमेशा के लिए यहाँ से छुट्टी कर दूंगा मैं, समझे? भोला घर के अंदर चला जाता है। अरे, सुना तुमने चिंटू? ये भोला हमें क्या बोल के गया? हाँ, हाँ, अरे ये बेवकूफ ये नहीं जानता कि हम दोनों जादुई बैल हैं और हमारे रहते हमारे मालिक को बेवकूफ बनाना ये किसी के बस की बात नहीं है। भोला के पिता के ये बैल जादुई बैल हैं और ये बात किसी को पता नहीं थी। इधर भोला हवेली के अंदर अपने माता पिता सुखीचंद और शांति के साथ बैठा था। भोला का पिता सुखीचंद एक किसान है और भोला कोई काम नहीं करता था। वो बस सारा दिन अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता था। भोला बेटा, तू तो जानता है ना, हमारे खेत से हर 6 महीने में फसल चोरी होती जा रही है। अगर तू खेत में ध्यान देगा तो तेरे रहते कभी खेत में फसल की चोरी नहीं होगी। चोरी और कोई नहीं, मैं ही करता हूँ माँ। अब पिताजी मुझे पैसे देते नहीं, इसलिए अपने शौक पूरे करने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ती है। भोला अपने ही पिता के खेत से फसल की चोरी करता था। तभी वो अपने कमरे में चला जाता है। सोचा था भोला बड़ा होगा तो वो खेत का सारा काम संभाल लेगा, पर वो तो उल्टा हम पर ही बोझ बन गया। अगले दिन सुखीचंद अपने बैलों को लेकर खेत में आता है। इस समय खेत में गेहूं की फसल पेरी हुई थी। फसल तो तैयार हो चुकी है, अब कुछ दिन बाद फसल की कटाई शुरू कर देनी होगी। इधर भोला गांव में अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने बैठा था। यार, मैं तो आज भी सारे पैसे हार गया। यार रवि, थोड़े पैसे उधार देना मुझे। अरे नहीं भाई, नहीं। तू एक बार पैसे लेता है तो देने का नाम ही नहीं लेता। भाई पैसे नहीं है तो अब तू घर जा, हमें खेलने दे जुआ। भोला बाहर आता है। कल तो माँ का हार मैंने चुरा लिया था, पर अब तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब कहाँ से लाऊं पैसे? तभी भोला अपने पिता के खेत में आता है। फसल तो तैयार हो चुकी है, एक काम करता हूँ, आज रात को ही थोड़ी फसल चुराकर बेच देता हूँ। आधी रात का समय भोला काली चादर ओढ़े चुपके से घर से बाहर आता है। सामने आंगन में दोनों बैल सोए हुए थे। अच्छा हुआ ये दोनों बैल सो रहे हैं। तभी भोला वहाँ से चला जाता है। ये बेवकूफ भोला समझ रहा है कि हम सोए हुए हैं। हाँ, हाँ। इधर भोला अपने पिता के खेत में आता है और फसल को काटने लगता है। थोड़े समय बाद वो थोड़ी फसल तोड़ लेता है। इतनी फसल बहुत है। तभी भोला वो सारी फसल से गेहूं के भुट्टे निकालकर अपने पिता की ऑटो में रखता है और वो ऑटो लेकर एक अनाज के कारखाने के मालिक चमन के पास आता है। और भोला, इस बार क्या लेकर आया है? गेहूं की फसल है मालिक, तैयार है, बस मशीन में गेहूं निकालना पड़ेगा आपको। 5 से 6 बोरी अनाज है। अरे तू सच में बड़ा नालायक है रे, जो अपने ही बाप को हर समय चूना लगाता रहता है। क्या करें, अब मजबूरी में पेट की खातिर तो ये करना ही पड़ता है। अरे ये ले तेरी फसल के 7,000 रुपए। भोला हमेशा अपनी फसल चमन को हिला कर देता है। अगले दिन सवेरे सुखीचंद अपने खेत में आता है। अरे ये क्या, इस बार भी किसी ने मेरी थोड़ी फसल चुरा लिया। इधर भोला अपने दो दोस्त रवि और अभय के साथ बैठा जुआ खेल रहा था। क्या बात है भोला, आज तो कई सारे पैसे लेकर आया तू। भोला हमेशा अपने इन दोस्तों के साथ जुआ खेलता था। थोड़े समय बाद वो इस बार भी सारे पैसे हार जाता है। रात का समय भोला अपने कमरे में उदास बैठा था। मैं फिर से पैसे हार गया, अब कहाँ से लाऊं पैसे? मैंने माँ के सारे जेवर तो बेच दिए हैं। पता नहीं जब माँ को वो जेवर नहीं दिखेंगे तो माँ क्या करेंगी। और पिताजी की सोने की चेन, सोने की घड़ी, वो सब भी मैंने बेच दी है। खेत में जब फसल नहीं रहती थी तो भोला अपनी माँ और पिता के सामान चुपके से ले जाकर बेच देता था।
और उन पैसों से जुआ खेलता था। पिताजी कुछ दिन बाद फसल की कटाई शुरू कर देंगे, फिर वही 6 महीने बाद खेत में फसल आएगी। कल रात को और जाता हूँ खेत में फसल चुराने। अगले दिन आधी रात का समय था। भोला फिर से खेत में आकर थोड़ी फसल काट लेता है और वो फसल चमन को बेच देता है, और अगले दिन वो पैसे भी वो जुए में हार जाता है। अब इसी तरह 3 से 4 दिनों तक चलता रहा। भोला थोड़ी थोड़ी करके खेत से कई सारी फसल चुरा लेता है और फसल के मिले पैसों को जुए में हार जाता है। एक शाम सब घर में थे। आखिर कौन है वो चोर जो हर बार मेरी फसल के तैयार होते ही मेरी फसल को चुराना शुरू कर देता है? अब तक खेत की आधे से ज्यादा फसल गायब हो गई है। अगले दिन सुखीचंद अपने खेत में आता है। उस फसल चोर का पता लगाने के लिए फसल के ऊपर जहरीली दवाई छिड़कनी होगी। तभी सुखीचंद अपनी सारी फसल पर जहरीली दवाई छिड़क देता है। भले ही इस दवाई से मेरी फसल खराब हो गई, पर उस चोर का पता लगाने के लिए अपना इतना नुकसान तो मुझे सहना ही पड़ेगा। रात का समय भोला अपने कमरे में था। मुझे कैसे भी करके अपने हारे हुए पैसे जीतने होंगे। एक काम करता हूँ, इस बार पिताजी के खेत की सारी फसल चुरा लेता हूँ। उस कारखाने के मालिक को फोन करके खेत में बुलाता हूँ, बोलता हूँ कि इस बार फसल ज्यादा है, तू अपना ट्रक लेकर आजा। आधी रात का समय भोला चुपके से खेत में आता है तो वहाँ कारखाने का मालिक चमन भी था। अरे वाह, ये तो बहुत सारी फसल है रे। तभी वे दोनों फसल काटने लगते हैं तो फसल पर लगी दवाई उनके हाथों पर लग जाती है, और जब वो हाथ अपने चेहरे पर लगाते हैं तो जहरीली दवाई से वो दोनों वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन शांति अपनी तिजोरी देखती है तो उसमें उसका एक भी गहना नहीं था। अरे मेरे गहने कहाँ चले गए? तभी सुखीचंद भी तिजोरी में गहने ना देखकर दंग रह जाता है। अरे सारे गहने कहाँ गए? शांति, वो 80 लाख रुपयों के गहने थे, वो हमारे जीवन भर की जमा पूंजी थी। तभी एक आदमी सुखीचंद के पास आता है और उसे भोला के बेहोश होने की बात बताता है। तभी सुखीचंद और शांति खेत में आते हैं तो वहाँ फसल कटी हुई पड़ी थी और भोला चमन बेहोश थे। अरे मेरी फसल किसने काट दिया? और ये आदमी कौन है? शायद ये आदमी हमारी फसल चुराने आया होगा। तभी भोला और चमन होश में आते हैं तो सुखीचंद चमन को पकड़ लेता है। अच्छा, तो तू है वो जो रोज रोज मेरे खेत से फसल चुरा रहा था? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी फसल मैं नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा भोला चुराता है और रोज मुझे लाकर बेचता है। पकड़ा गया तो मेरे बेटे पर आरोप लगा रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो तुम मेरे कारखाने में चलकर देख लो, वहाँ कैमरा लगा हुआ है। उसमें सब दिख जाएगा कि रोज रोज तुम्हारा ये बेटा ही फसल लेकर मेरे कारखाने में आता है। भोला, ये जो बोल रहा है क्या वो सच है? हाँ हाँ माँ, इसका मतलब मेरा अपना ही बेटा मेरे खेत से फसल चुराता है। तुझे शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? इसका मतलब मेरे सारे गहने भी तूने ही चुराए हैं। तभी चमन वहाँ से चला जाता है। शांति, इस भोला ने तो हमें पूरा बर्बाद कर दिया। बता भोला, इतने पैसों का तू करता क्या था? बता। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। भोला, मुझे सारे गहने वापस चाहिए और फसल जितनी भी अब तक तूने चुराई है उसके सारे पैसे भी। चल ला। माँ, वो सब पैसे मैं जुए में हार गया। क्या? जुए में? तुम मेरे जीवन की सारी जमा पूंजी जुए में हार गया? मुझे माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए मुझे। मैं आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा। हम तो जीने के काबिल ही नहीं रहे जी। सही कहा तूने शांति, अब हम दोनों को मर ही जाना चाहिए। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। तभी वहाँ सुखीचंद के दोनों बैल आते हैं। रुक जाओ सुखीचंद, तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है। बैल को बात करता देखकर सब दंग रह जाते हैं। यही सोच रहे हो ना कि हम बैल होकर बात कैसे कर रहे हैं? तभी दोनों बैल भोला के दोस्त रवि और अभय इंसान बन जाते हैं। अरे तुम मेरे दोस्तों के जैसे कैसे बन गए? क्योंकि हम जादुई बैल हैं, हम किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। जादुई बैल? हाँ सुखीचंद, हमारे जादुई होने की बात केवल तुम्हारे पिताजी को पता थी और हमें एक वरदान मिला था
कि अगर हम अपनी इस जादुई शक्ति के बारे में किसी को बताएंगे तो हमारा अंत हो जाएगा। पर अब हम तुम्हारे परिवार को टूटते हुए नहीं देख सकते थे। हमें पता था कि भोला को बुरी आदत लगने वाली है, इसलिए हम रोज इसके दोस्त बनकर इसके साथ जुआ खेलते थे और ये रोज जुए में सारे पैसे हार जाता था। तभी अभय सुखीचंद को वो सारे पैसे दे देता है जो भोला ने अब तक जुए में हारे थे। जुआ बहुत बुरी बीमारी है। यह इंसान को बर्बाद करके रख देता है और यही एहसास तुम्हें दिलाने के लिए हम अब तक खामोश थे, ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम कितने गलत रास्ते पर जा रहे हो। अब हमारा वजूद तो खत्म होने वाला है, पर अब तुम जीवन में कभी इस बुराई के रास्ते पर मत चलना, वरना तुम्हें खून के आंसू रोना पड़ेंगे। इतना कहकर अभय और रवि दोनों वापस से बैल बन जाते हैं और दोनों बैलों की मृत्यु हो जाती है। ये देखकर भोला और सुखीचंद खूब रोने लगते हैं। मेरी गलती के कारण हमारे जादुई बैल मर गए। मैं वचन देता हूँ तुम्हें जादुई बैल कि अब से मैं बुराई के रास्ते पर कभी नहीं चलूंगा। भोला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हमेशा के लिए बुरे रास्ते को छोड़कर अपने पिता के साथ खेती करने लगता है और मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाकर खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ अपना जीवन बिताने लगता है।